जी, वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रो ब्रेक पे जाने से पहले जैसा यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी कि ये जो इस वक्त कॉन्फ्रेंस हो रही है, या आप ये कह लें कि समिट जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुनक्कद की जा रही है, जो कि अभी तक जो हमें नज़र आ रहा है या हम देख रहे हैं, इसकी तरफ से दो पॉजिटिव जो है पॉइंट्स हैं वो पूरी दुनिया के सामने आए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द स्टेट बिल्कुल नहीं है। अगर जो बयानिया बनाया गया था किसी भी मुल्क की जानब से, वो इस गैदरिंग के बाद या गैदरिंग के स्टार्ट होने से ही वो अपनी मौत खुद मर गया। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, यकीनी तौर पे उन पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और ख़ास तौर पर जैसे आमिर साहब ने बात की है और डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम साहबा बात कर रही हैं, तो इसी चीज़ को अब आगे लेके चलते हैं। तो इसमें पिछले दिनों जब जयशंकर साहब का जब ये बात हो रही थी कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आएंगे, उसमें उसके आने से पहले बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही थी। बहुत से लोग जो थे वो अपने तौर पे बहुत सारी बातें कर रहे थे, इंडियन मीडिया के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और अपने वफ्द की जो भारतीयों का जो वफ्द है उसकी वो नुमाइंदगी वो कर रहे हैं। सुंदस, मेरा क्वेश्चन आपसे बड़ा थोड़ा डिफरेंट सा है। ये कहा जा रहा है कि जयशंकर साहब जो है वो, क्योंकि ये पाकिस्तान में बायलेटरल किसी मुलाकात के ऊपर तो है नहीं, वो मल्टाइल जो लिटरल जो है यहाँ पे, इसलिए वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब, क्योंकि चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं और हमारी ट्रेड जो है, जैसे डॉक्टर अपना आमर अली साहब ने हमें बताया है कि 25 से 28 बिलियन डॉलर की जो है इन दोनों के दरमियान आपस में ट्रेड भी चल रही है। तो वो उसके लिए यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है उनकी शटर हो रही हैं। शटर क्यों हो रही हैं, मैं थोड़ी सी चीज़ आपके सामने रखूंगा, फिर काइंडली आप मुझे बताइएगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम इंडिया के सराउंडिंग में देखते हैं तो बांग्लादेश में उनकी प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, म्यांमार में प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, मालदीव में प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी। इसके अलावा और कुछ ऐसे ममालिक थे, मॉरिशस के अंदर भी प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, और तो और श्रीलंका में भी प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी। लेकिन यके बाद दीगरे उन तमाम ममालिक में जो जब चेंज आया है, जब गवर्नमेंट चेंज हुई है, उनमें से कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं है जो कि प्रो इंडिया हो, पहली बात। दूसरी बात यह है, अभी श्रीलंका के जो नए सदर है वो तो अभी आए नहीं है, लेकिन उनकी टोन, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके बयानात जो हैं वो भी उसी तरफ जा रहे हैं जो कि प्रो इंडिया नहीं हैं। तो आप क्या समझती हैं कि अपने करीबी हमसायों में अपनी पावर को ख़त्म होता देखते हुए क्या भारत ने जो है वो जयशंकर साहब को पाकिस्तान भेजा है? साम साहब, ये जो यहाँ से आगाज करना चाहूंगी कि भारत की जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने की वजह से मोदी सरकार ने का एक जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व माइंडसेट है, जिसके जरिए उन्होंने जो इलेक्शन कैंपेन्स में पाकिस्तान को और मुसलमानों को जो एक ग्लैडिएटर के तौर पे पेश करते हैं जस्ट टू विन द इलेक्शंस, तो उसमें उन्होंने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन तीसरी बार मोदी हुकूमत के आने के बाद से उनको अब इस बात से अंदरूनी तौर पर फर्क नहीं पड़ता है कि उनके तमाम के तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर है या नहीं है। और ये वो नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव करने की उन्होंने एक भोंडी काविश की थी ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन्स कि इंडिया चूंकि इतना सेल्फ सफिशिएंट और इतना खुद मुख्तार हो गया कि शायद उसको अपने पड़ोसियों की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं कथा कलामी माफ मैं एक चीज ऐड करूंगा, फिर आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा। जैसे कि वो उन्होंने मालदीव के जजीरे पे जाके उन्होंने बाकायदा वहां पे खड़े होकर तस्वीर भी बनवाई थी। जी, लेकिन अपने लोगों को उन्होंने इस बात को अपने लोगों के आगे उन्होंने इंडिया का इमेज इस तरह किया कि शायद इतना ताकतवर इंडिया हो गया है वो कि उसको अपने शायद पड़ोसी ममालिक की भी जरूरत नहीं है। तो इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स में उन लोगों को जो कि कभी मतलब जिनके पास शायद खाने की 2 वक्त की रोटी भी नहीं है और जो कि मोदी सरकार को जिनको आराम से ब्रेन वॉश किया जा सकता है, उनके आगे तो इनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छे से सेल आउट हो चुकी है और मोदी सरकार तीसरी बार इक़्तिदार में आ चुकी है। लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में देखें या इंटरनेशनल रिलेशंस के सिनेरियो में देखें, तो पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात का बेहतर ना रखना खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है, और जिसका बहुत इंडिया जो है इस का मुर्तकिब हो चुका है। तो अब पाकिस्तान में आने के बाद अगर आप देखें पड़ोसी ममालिक के एससीओ के बेशतर ममालिक के साथ उसके आपस में ताल्लुकात पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली तो शायद उतने बेहतर नहीं है, लेकिन ट्रेड वाइज अगर देखें तो चाइना के साथ भी उसकी बहुत अच्छी ट्रेड है और तमाम ममालिक के साथ जिनकी वैसे अगर
आपस में वो शायद दुश्मन मुल्कों के तौर पे भी जाने जाते हैं, लेकिन ट्रेड के मामले में इंडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं करता एंड वी हैव टू अप्रिशिएट इंडिया इन दिस रिगार्ड। सिर्फ पाकिस्तान के साथ उसकी ट्रेड नहीं है। एससीओ ममालिक में देखें तो अभी भी एससीओ के ममालिक के अंदर देखें तो इंडिया का जो इक्तिसादी बजट है वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे है। तो पाकिस्तान को शायद इसी जोन में है, अखंड भारत की एक जो जोन में है कि उसको पाकिस्तान से दोस्ती की भी जरूरत नहीं है और हमें भी खुशफहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए। ना हमारी ये माइंडसेट है, ये ना हम भी अगर इंडिया को हमने इनवाइट किया है तो शायद इसलिए नहीं किया कि कोई बर्फ पिघलेगी, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे, क्योंकि हमारा माइंडसेट भी ये नहीं है। लेट द टाइम डिसाइड कि हो सकता है इसके जाने के बाद वाकई बर्फ पिघले, लेकिन अभी इंडिया भी जिस माइंडसेट के साथ आया है सिर्फ एससीओ समिट का हिस्सा बनने के लिए आया, पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए इंडिया आया भी नहीं है। तो आप देखिए कि मेहमान वफूद के साथ हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकातें हैं उसमें भारत तो पहले ही हिस्सा नहीं ले पा रहा है। ठीक है, हमने जो बाकी ममालिक के साथ जो शहबाज शरीफ साहब ने जो मुलाकात करनी है, कुछ के मामले में बेहतरी करनी है, कुछ सिफारती मामला में बेहतरी के लिए मुलाकातें करनी है, इंडिया ने तो पहले ही कह दिया कि वो नहीं कर रहा। और अगर एस जयशंकर साहब को देखें कि मोदी सरकार वजीर आजम आते हैं, सदूर आते हैं, तो उन्होंने अपने वजीर खारजा को क्यों भेजा है? उन्होंने अपने एस जयशंकर साहब मोदी सरकार क्यों नहीं आए, जबकि वो हुकूमत में आने के फौरन बाद यूक्रेन जा सकते हैं, रशिया जा सकते हैं, पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं। वो एस जयशंकर साहब को भेजा है। तो एस जयशंकर साहब जो वर्बली बहुत वोकल रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी पाकिस्तान उनका माइंडसेट है। और हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी उन्होंने बिल्कुल अच्छे से वेलकम नहीं किया था और वो अपने एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के साथ एस जयशंकर साहब भी डटे हुए हैं कि भाई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, द कंट्री हु एक्चुअली स्प्रेड टेररिज्म। और हम बारहा कह चुके हैं कि पाकिस्तान हैज लॉस्ट मोर मेन देन एनी अदर कंट्री इन द होल वर्ल्ड एंड वी हैव लॉस्ट मोर मेन इवन वुमेन के जज। तो हम भी इक्वली सफरिंग फ्रॉम पाकिस्तान और हम भी भारत पे इल्जाम लगा सकते हैं कि भारत की तरफ से जो यूनिफॉर्म में ये स्टेट टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर फैलाया जाता है, जो टारगेट किलिंग्स की जाती है, तो हम भी इंडिया से बात नहीं करते क्योंकि ये वो मुल्क है जो कि दहशतगर्दी फैलाता है। तो वो आपका बिल्कुल ठीक है। सुंदर साहब का पॉइंट आ गया, सुंदर साहब का पॉइंट आ गया। जी सुंदर साहब का पॉइंट आ गया। अच्छा आमिर साहब देखें, बड़ी छोटी सी बात है सर, जैसे आप पाकिस्तान के अंदर चाइना के जो है वो एक एजाज़ी सफ़ीर हैं और ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, लेकिन सर अगर आप देखते हैं तो 6000 किलोमीटर का रकबा जो है, जो कि इंडिया क्लेम करता है, 6000 किलोमीटर का रकबा जो कि चाइना ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है और उन्होंने वहाँ पे अपने जो है अपने बकौल उन्होंने गाँव जो है वो उन्होंने आबाद कर लिए हैं और उनकी आए रोज जो है उनकी झड़पें भी होती हैं। ठीक है सर, उनकी एक ट्रीटी हुई है, ट्रीटी साइन है जिसके तहत उस एक ख़ास इलाके के अंदर वो अपना असला लेके नहीं चल सकते, या आप ये नहीं कि लाइव एमुनेशन उनके पास नहीं होता, तो वो डंडों से, मुक्कों से और वो बाकी चीज़ों से उनके आपस में लड़ाई चलती है और उसमें इंडिया जो है वो मुसलसल जो है उसको हजीमत उठानी पड़ रही है। इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद इंडिया के साथ तो बहुत अच्छी उनकी ट्रेड है जैसे आपने खुद बताया, तो सर पाकिस्तान के साथ वो ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? उसने हाईलाइट किया था कि मालदीव के अगेंस्ट आप मालदीव ना जाएं बल्कि पौंडीचेरी जाया करें, जिसकी वजह से एक उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पहला आया। अब इसी बात को अब मैं आपकी बात की तरफ आता हूं जी कि इंडिया के साथ जो बॉर्डर जो डिस्प्यूट है ना वो 3 जगह पे है। ठीक है, एक अक्साई चीन का वो इलाका है जो लद्दाख से ऊपर का इलाका है, जिसको चाइना क्लेम करता है कि ये कभी भी इंडिया का पार्ट नहीं रहा था। जब एक सिख था जबरदस्त सिंह, उसने इस इलाके को फतह किया था 1844 या 45 के करीब किसी सन। तो वो कहते कि ये उससे पहले ये कभी भी इनका हिस्सा नहीं था। और उसके बाद अक्साई चीन के बाद आप आ जाती हैं वो इलाका जो सिक्किम और भूटान के दरमियान। जी, सिक्किम और भूटान, ठीक है। इस जगह को कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। जी बिल्कुल ऐसा है। ये एरिया है जहां से 7 स्टेट्स जो हैं ईस्टर्न स्टेट्स, वहां पे जो रास्ता जाता है, सिलीगुड़ी का मतलब है चिकन नेक, यानी वो इतनी पतली जगह है कि वो किसी जगह पे जाके सिर्फ और सिर्फ 10-15 किलोमीटर यानी 14 किलोमीटर जो वर्ड है कि 14 किलोमीटर भी रह जाती है कि अगर वो 14 किलोमीटर में उसमें एक साइड पे नेपाल है, एक साइड पे भूटान है, एक साइड पे बांग्लादेश है और उस दूसरी साइड पे चाइना है। अब ये उसका दूसरा चौक पॉइंट है और इस चौक पॉइंट से इंडिया बहुत घबराता है। इंडिया को ये लगता है कि ये चौक पॉइंट जिस दिन चाइना के हत्थे चढ़ गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तीसरा एरिया उनका है सर, वो है उनका नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस जिसे अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों को अगर आप देखिए, उनका रहन सहन, खाना पीना, उनकी जुबान, उनका कल्चर
वो सबका सब मिलता ही तिब्बतियन से है, वो तो 100% तिब्बतियन का है। और जैसे मैडम, मैं आपकी एक बात को आगे बढ़ाऊंगा और एक को रिवर्स करूंगा कि इंडिया के इस वक्त अपने नेबर से जो रिलेशन है उसका आलम यह है कि भूटान को ये कहा गया कि हम आपको प्रोटेक्टिव स्टेट के तौर पे लेंगे, लेकिन उसको भी प्रोटेक्टिव स्टेट के तौर पे नहीं लिया गया और भूटान की फॉरेन पॉलिसी में चाइना शामिल नहीं था। आज मैं आपको बता रहा हूं कि भूटान के और चाइना के डायरेक्टली डायलॉग्स हो रहे हैं और वो डायलॉग्स कामयाब भी हो रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम आपस में जमीन स्वैप कर लेते हैं। ओके, क्योंकि हमारा प्रोग्राम, हसाम साहब, मैं मेनली कहता हूं कि हमारा प्रोग्राम एससीओ के बारे में है। एससीओ में 10 कंट्रीज रेगुलर हैं, 3 ऑब्जर्वेटरी हैं। हमें इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखना चाहिए। हम अपनी कौन कौन सी चीजें देखिए, 75 या 78 का डेलीगेशन है रशियन प्राइम मिनिस्टर के साथ। रशिया का बिल्कुल है। क्या हम रशिया पूरा ना कपड़े पहनता है या उन्हें फर्नीचर नहीं चाहिए, उन्हें स्पोर्ट्स गुड नहीं चाहिए, गुड्स नहीं चाहिए, उन्हें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चाहिए, उन्हें ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। क्या चीज ऐसी है जो नहीं चाहिए? हमें उस पे बात करने की जरूरत है। या ये कहना चाहिए सर, आमिर साहब, या यही कहना चाहिए कि उनको ऐसी कौन सी चीज की जरूरत है कि वो 76 रुकनी वफ्द लेके पाकिस्तान में आए हुए हैं? वो 76 रुकनी वफ्द लेके पाकिस्तान आए हैं। हमें अपने रीजन से बाहर जाने की जरूरत है। ये रीजनल कोऑपरेशन है। हम साउथ ईस्ट एशिया को छोड़ के थोड़ा सा इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये दुनिया की जीडीपी का कितने % कंट्रोल करते हैं ये ममालिक, सही, और डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। और आज तक मैं इसका मैनिफेस्टो अगर सब लोग पढ़ें कि इसका मैनिफेस्टो क्या है, सही। मैं साम साहब आपकी तवज्जो से अपने तमाम नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि मैं लास्ट मंथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटेरिएट, जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसको मैंने विजिट किया और ये मेरा ऑफिशियल विजिट था जो मुझे चाइना गवर्नमेंट ने करवाया। सही सही। वहां पे पाकिस्तान का पवेलियन है, पाकिस्तान का डिस्प्ले सेंटर है, बाकी मुल्कों का भी है। बट क्या हम अपनी प्रोडक्ट्स चाइना को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं? Our topic should be this, ये इकोनॉमिकल कोऑपरेशन है। हम, चाइना बिल्कुल हमें वेलकम करता है। वो कहता है भाई हम पूरी दुनिया से चीजें खरीदते हैं, आप भी बेचो। सही है, हमारी बड़ी ओपन डोर पॉलिसी है। तो हम क्यों ये एडवांटेज नहीं लेते? हम उसको घुमा फिरा के एक रीजन और रीजन में कॉन्फ्लिक्ट की तरफ क्यों लेके जाते हैं? अच्छा सर, दुनिया का हर वो मुल्क कामयाब है सर। आमिर साहब, आपके बात बिल्कुल दुरुस्त है सर। एक जिमनी सवाल, जिमनी चीज सर, इसमें सर हम चाइना को क्या बेच सकते हैं सर? आप चाइना को 82 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं सर। आप लसबेले का मार्बल जो है ना, सिर्फ लसबेले का मार्बल चाइना को 4 से 10 बिलियन डॉलर का बेच सकते हैं। कॉपर बेच सकते हैं, लेपस, कॉपर सर रॉ फॉर्म में, सुन लीजिए, रॉ फॉर्म में बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने आज तक उसकी प्रोसेसिंग की वो फैक्ट्री नहीं लगाई। आप चाइना को क्या बेच सकते हैं सर? आपके पास ये जो सॉल्ट माइंस हैं, ये आज भी यहाँ से 4 सेंट्स पर केजी में इंडिया जाता है। वहां से ये प्योरीफाई होता है, वहां से इसके स्कल्पचर्स बनते हैं, इसके वो सॉल्ट लैंप्स बनते हैं, वो फिर एक्सपोर्ट होते हैं। क्या ये चीजें, मैं आपको 82 डिफरेंट आइटम्स डिफाइन कर सकता हूं। चाइना ने 167 बिलियन डॉलर की फूड आइटम्स को इंपोर्ट करता है। आपके मुल्क में चेरी गिलगित में पैदा होती है। चाइना चिली, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहां से सालाना $3 अरब की चिली इंपोर्ट करता है। आप रुकिए असम साहब, आप मुझे ये बात बताने दें। आप कहते हैं क्या एक्सपोर्ट कर सकता है सर? चाइना पूरी दुनिया से $18 बिलियन का सिर्फ बीफ इंपोर्ट करता है, जिसकी परमिशन आपने अब ली है। चिकन पास जो है, आप उसकी परमिशन आज भी नहीं ले सके। आज भी वाया थाईलैंड एंड वाया वियतनाम जा रहा है। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है, वहां जाता है, वहां से इन होता है। आप इसके अलावा मुझसे बात करें फूड प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, श्रिम्प फार्मिंग, आपने आज तक फिश फार्मिंग, जो आपकी फिश अवेलेबल है, जो ग्वादर बोर्ड पे अवेलेबल है, आपने आज तक उसकी प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन का कोई एक प्लांट लगाया हो? सही। वो ट्रॉलर आती हैं, वो वहां से फिश को इकट्ठा करते हैं, जमीन पे स्क्रैपर मारती है, और जो फिश उनको महंगी लगती है वो ले जाते हैं, बाकी फेंक जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप उनको सिर्फ जो फिशरीज एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना, दैट कैन बी इवन लेवल टू योर डेफिसिट। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सॉरी, माजरत के साथ ब्रिगेडियर साहब,
ओह सॉरी, बैरिस्टर साहब ये सारी की सारी चीज़ें जो अभी हुई है, डिस्कस हुई है, जैसे डॉक्टर सुंदर मुस्तकीम साहबा ने बात की, आमर अली साहब ने बात की, और दोनों ने अपना अपना पॉइंट जो है वो बड़े ओपनली सामने रखा है। लेकिन अगर मैं आमर अली साहब की बात करता हूँ तो उन्होंने कहा कि हमें रीजन से निकल के हमें ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट के अंदर चीज़ों को देखना चाहिए। तो सर क्या हमारी जो, अगर मैं आप ही के सूबे की अगर मैं बात करता हूँ सर, मुसलसल कंटिन्यूटी एक ही हुकूमत की रही है। अगर मैं पाकिस्तान की बाकी बात करता हूं तो हमारा सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रही है, लेकिन तमाम अनस्टेबिलिटी होने के बावजूद भी एक सूबे के अंदर ये तमाम के तमाम चीज़ें, तमाम के तमाम इशारिये जो थे वो हमेशा मुस्बत ही दिखाए गए हैं। तो सर क्या पिछले गुज़श्ता चंद सालों में क्या KPK के अंदर इस किस्म का काम हुआ है कि क्या वो इन बेंचमार्क्स को किसी तरह टच कर सकें सर? इस तरह है जी कि जैसे मुझसे पहले आमिर साहब ने फरमाया कि बिल्कुल पाकिस्तान में पोटेंशियल तो बहुत है, स्पेशली माइन एंड मिनरल एरिया में। इधर हमारे KPK से नेफ्राइट जाता है चाइना, और कॉपर जा रहा है, इस तरह के एमरल्ड जा रहा है, मतलब बहुत सी चीजें हैं जो जा रही है। अभी किस चैनल से जाती हैं, कितना ऑफिशियल है कितना अनऑफिशियल है, ये अल्लाह को पता है। लेकिन माइन एंड मिनरल जो है ना, बहुत ज्यादा डिमांड है चाइना की, और यहाँ से ये चीजें जाती हैं। तो बिल्कुल पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली दहशतगर्दी की वजह से पिछले 15-20 साल से, और खासकर अफगानिस्तान के साथ जो हुआ है, या जो उसकी वजह से KPK और पाकिस्तान की जो अच्छा सर, यहाँ पे सर माजरत सर, मैं माजरत सर, कता कलामी की माजरत सर, अभी आपने बात की है कि दहशतगर्दी की वजह से, लेकिन सर अगर हम देखते हैं और पाकिस्तान के अंदर से देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम चाइना को कोई चीज़ नहीं भिजवा पा रहे, लेकिन पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान के अंदर किसी न किसी सूरत में पाकिस्तान से मुसलसल चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, वहाँ से स्मगल होकर आ भी रही हैं, यहाँ से स्मगल होकर जा भी रही हैं, इंपोर्ट भी हो रही हैं, एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर, सर अगर आप ये कहते हैं कि एक बॉर्डर आपका ख़राब है या उस बॉर्डर के ऊपर किसी किस्म का प्रॉब्लम है वहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सर, वो सारी की सारी जाती कहाँ हैं? क्या वो ईरान जाती हैं? नहीं, ईरान से प्रोडक्ट्स आ रही हैं। वो क्या अफगानिस्तान जाती है? जी हाँ, वो अफगानिस्तान जाती हैं। तो सर ये मुझे बताया ना कि ये जो दरमियान में जो डिफरेंस हम मुझे बता रहे हैं कि ये डिफरेंस, इसको हम किस तरह क्लियर कर सकते हैं सर? इस तरह है कि अफगानिस्तान तो एक तो ये है कि ठीक है, चाइना भी हमारा बॉर्डरिंग कंट्री है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर है ना हमारा, और फिर ये इलीगल लीगल हर तरीके से, मतलब आसपास ट्रेड उधर से इधर सारा कुछ हो रहा है। तो उस पर तो कोई मतलब सच जो गवर्नमेंट की आपकी कस्टम की रिक्वायरमेंट्स या उनके लॉज हमारे लॉज वो चीजें नहीं अप्लाई करती, बस जिसका जहाँ से रास्ता मिल गया बस वो वहाँ से चीज उधर ले गया, वहाँ से इधर। चाइना का जो है अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है वहाँ से लाना या यहाँ से ले जाना, तो उनकी काफी मतलब लॉज हैं, उसके ऊपर आपको स्टैंडर्ड्स हैं, उसको आपको मीट करना है, लाइसेंसेस और मतलब बहुत सी चीजें हैं कि वैसे हम लोग एज ए नेशन इक्विप्ड नहीं है कि हम अगर सिर्फ चाइना को नहीं सारी दुनिया को हम फिर देंगे। मतलब जिस तरह फरमाया कि बीफ भी है, डेयरी प्रोडक्ट्स, बहुत सी चीजें हैं, सब कुछ जा सकता है यहाँ से, लेकिन उस किस्म की तैयारी नहीं है हमारे पास, मतलब वो स्टोरेजेस, कोल्ड स्टोरेज। ठीक है सर, ये जो आप बात कर रहे हैं सर, बेसिकली आमर अली साहब ने बेसिकली इसी पॉइंट को जो है उन्होंने हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का कोई प्रोसेसिंग प्लांट अवेलेबल नहीं है, या हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे वो सूबाई हो या हमारी वफाकी हुकूमत हो, उसने इसको इस काबिल ही नहीं समझा या उन्होंने उसको प्रायोरिटी के ऊपर रखा ही नहीं। लेकिन सर मेरा क्योंकि सर प्रोग्राम के बिल्कुल मैं आखिर में जा रहा हूं, और मैं जो एक ऐसा जो बात डिस्कस करना चाह रहा था जो कि अगरचे के करनी नहीं चाहिए, लेकिन वो इस जो समिट से है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उसका क्लोज रिलेशन है। वो ये है कि हमारी एक सियासी जमात जो है वो मैं ना मानूं की तकरार लेके बैठी हुई है। सर हमने इतनी मुश्किल से अपने हालात को सीधा किया, इतने ममालिक के लोगों को पाकिस्तान में बुलाया, लेकिन सर वो मुसलसल इस तकरार में है कि किसी तरह, जैसे आज से कुछ अरसा पहले जब उन्होंने 126 दिन का धरना दिया था, उस वक्त वो धरना सिर्फ चाइना के सदर का जो दौरा था उसको सबूताज करने के लिए था। तो सर अब दोबारा फिर वो यही काम कर रहे हैं। तो सर आप क्या समझते हैं कि क्या ये हमारा मुल्क जो है, ये रियासत पाकिस्तान है, उसके साथ ये मुखलिस है, या
वाकई मुखलिस नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इस समिट के दौरान अगर ये लोग इस किस्म का कोई धरना वगैरह करते हैं तो बिल्कुल नामुनासिब है। जी जी। और दूसरा ये है कि मैं कहता हूँ फिर जरा पीछे भी जाएं जी, जिन लोगों ने इनको ग्रूम किया है, जिन्होंने इनको डेवलप किया है, वो लोगों का भी फिर कैसे किरदार तक उनको सर भी देखिए, जाना अभी चाहिए। अभी अभी राइट नाउ सर आग जो आग लगी होगी ना सर, राइट नाउ हम आग को सबसे पहले हम आग को बुझाते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसकी रूट कॉज क्या थी, आग कहां से लगी, इनिशिएट कहां से हुई। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि उनके हैंडलर्स को या उनको प्रमोट करने वालों पे देखा जाएगा, तो सर मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें आग को बुझाना पड़ेगा और उसके बाद हमें देखेंगे कि उसके हैंडलर्स कौन थे या उस आग को इनिशिएट करने वाले कौन थे। आपका सर पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आमर अली साहब, आप ये जो अनसर्टेनिटी जो आप देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये एक सियासी जमात के लिए तो खैर ठीक है, पॉइंट स्कोरिंग हो सकता है, जैसे अभी सुंदस मुस्तकीम ने बहुत अच्छी बात की थी कि इंडिया के जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसमें तो उनको किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया को कि उसके हमसायों के साथ किस किस्म के ताल्लुकात हैं। लेकिन सर ये देखेंगे, ये जो इशू है, स्पेसिफिक इशू जो है सर, जिसको मैं अभी इस वक्त हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो सर आप क्या समझते हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग होगा? सर मैं आपको इसके थोड़े से अपने रीजन से ही करता हूँ। बांग्लादेश में खालदा जिया और हसीना वाजिद एक दूसरे को जो मर्जी कहती थी, जी जी, लेकिन जब वो इंटरनेशनल फोरम पे आती थी तो वो एक दूसरे को कुछ नहीं कहती थी। वो एक दूसरे को ब्लेम गेम नहीं करती थी। ठीक है। वो ये नहीं कहती थी तू चोर है, तू डाकू है, तू फलां है। इसी तरह इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी बहुत शदीद कॉन्फ्लिक्ट्स में है। उनकी असेंबली की तकारीर आप सुने तो आपको ऐसे लगेगा कि ये इकट्ठे बैठे कैसे हैं। सर मैं कल रात भी सुन लेकिन रहा था जब सर, वो ये बातें जब करते हैं तब वो असेंबली के अंदर बैठे होते हैं। हर किसी को हक है, बिल्कुल अपना एहतजाज करना चाहता है, लेकिन सबसे पहला फोरम आपके पास आपकी नेशनल असेंबली है। आपकी नेशनल कॉज जहां पे डैमेज हो रही है और वो नेशनल कॉज आप जिस तरीके से डैमेज कर रहे हैं, और इससे आप पूरी दुनिया को इंप्रेशन क्या दे रहे हैं, मुझे तो उस इंप्रेशन की समझ नहीं आती कि अगर हमने 15 तारीख को ही डी चौक को ब्लॉक करना है तो ये एक हमारा क्लियर मैसेज क्या है कि हमने जो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में इतने अरसे बाद इतनी बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें पाकिस्तान की एक एफर्ट है, गवर्नमेंट की एफर्ट है, आप उसको डीफेम करने के लिए अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और क्या मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, यानी उस लेवल से जहां से हम बड़ी मुश्किल से बाहर निकल रहे हैं, जी जी, आप उसको हमें पुश कर करके दोबारा फिर उसी दीवार के साथ लगा रहे हैं। ठीक होगा तो सर, हम टोटली आमिर साहब, जी बिल्कुल सर, आमिर साहब का पॉइंट आ गया। सुंदस मुस्तकीम साहब, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे, जो है चीनी सदर वजीर आजम जो है वो पाकिस्तान का अगर दौरा की बात करता हूं तो वो तकरीबन 11 साल के बाद उनका दौरा है, वो पाकिस्तान में हो रहा है, उनकी आमद हो रही है। दूसरी जानब एक पॉलिटिकल पार्टी ने यह कहा है कि जी हम एक सूरत में जो है ये धरना या एहतजाज मौखर कर देंगे कि हमें हमारे लीडर से, हमारे सुप्रीम लीडर से जेल में मुलाकात करवा दी जाए। तो बेसिकली वो कहना क्या चाह रहे हैं? जाहिर है जी, इनके रिक्वेस्ट भी करंट गवर्नमेंट की तरफ की जा रही है कि आप कम से कम ऐसे वक्त में, तो इतने नाजुक मोड़ पे जब सूरत हाल खड़ी है, तो आप इमोशनल ब्लैकमेल ना करें। और मेरा बिल्कुल नहीं ख्याल कि साबिक पीटीआई चेयरमैन की तरफ से ऐसा कोई बयान आ सकता है कि कल ही धरना होगा। ये जो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट कहाँ नहीं पाया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली इस सियासी जमात की भी कुछ अनासिर ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट रखते हैं और शायद वो इस चीज का नाजायज फायदा ना उठाएं। हम डरे तो हुए हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल नहीं ख्याल कि साबिक चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जो है ऐसा कोई बयान सामने आ सकता है। मैं हमाद अजहर साहब की बात कर रहा हूं, मैं हमाद अजहर साहब की बात कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप हमारी मुलाकात करवा देते तो ठीक है, अदरवाइज हम आपको धरना देंगे, डी चौक बंद कर देंगे। मैं वो हमाद अजहर साहब की बात कर रहा हूं। हाँ, वही मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जानिब से भी कल के दिन कोई ऐसा सख्त बयान आ सकता है नेशनल टू इंटरनेशनल लेवल, कोई भी सख्त बयान। जबकि आप देखें टाइमिंग इसके देखें इंटरनेशनल लेवल पर, अगर आप देखें, बिकॉज माय एरिया इज आईआर, बिल्कुल ठीक हो गया आपका बात, आप जी मुस्तकीम, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। तमाम अहबाब जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बार बार मुझे कहा जा रहा है कि जी सिर्फ जो है वो 2 मिनट रह गए हैं 11 बजने में, और हमने जो है वो अपना न्यूज़ के लिए भी जाना है। तो आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया, आपने एक जो इंतहाई
जो था एक ज़रूरी मुद्दा, उस पर हमने जो है हमने सीर हासिल गुफ्तगू की। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, सेम वक्त सेम चैनल। तब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।